बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। मंडे को एक्सप्रेसो लगाकर हमें ट्यूनिंग किए हैं। मैं हूं इमरान हसन। मैं हूं And Abla Hassan is back finally. Yes, I am back. I hope you are doing well. बहुत अच्छा लगा है बहुत दिनों बाद आके, लेकिन स्टिल उम्मीद करते हैं जी आपकी सुबह का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मंडे का दिन है, मैं नई एनर्जी के साथ आई हूँ। एनर्जी मैं आप लोगों में ट्रांसफर करूंगी। डोंट थोड़ी सी इंपोर्टेड एनर्जी हम मंगाएंगे। So how was your trip? सबसे पहले तो हमें बताइए। It was good. It was fun. बहुत अच्छा लगा। थोड़ी ब्रेक मिल गई। कोविड ने डिस्टर्ब तो नहीं किया ज्यादा? वैसे बहुत एहतियात करनी पड़ी मुझे बार-बार डर लग रहा था क्योंकि वापस आने से पहले भी कोविड टेस्ट कराने हैं तो वो भी नेगेटिव आना बहुत जरूरी है। और हम पाकिस्तानियों का ये भी मसला होता है ना कि यहाँ पे हम एहतियात नहीं कर रहे होते और बाहर जब करना पड़ती है तो थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जरूरी भी है। और हालात वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खराब है, उसके लिए हमें ज्यादा यहाँ से जाते हुए भी कॉन्शियस होने की जरूरत है। और अगर आप आ रहे हैं तो आपको और भी ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि कोविड की सिचुएशन ओवरऑल पूरी दुनिया में ओवरऑल। और आपने कोविड का चूंकि हम जिक्र कर ही रहे हैं तो कल भारत में रिकॉर्ड 1,53,000 नए केसेस, 1,53,000 नए केसेस। 5 रियासतें भारत में इतलात के मुताबिक शदीद मुतासिर। और पाकिस्तान में भी जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड था वो कल टूट गया। 114 अफराद जाँ बहक हो गए कोरोना की वजह से और 5,050 नए केसेस। लाहौर के हवाले से कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर है जहाँ पे हम बैठे हैं, और उसकी बुनियादी वजह इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती कि एक तो पेंडेमिक खुद इतनी स्वेर है, लेकिन दूसरी जानिब हमारी तरफ से एहतियात के शदीद मसाइल हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इस पर हम डिटेल भी बात करने वाले आगे जाके शो में। और इसके साथ साथ जी शो में सेगमेंट्स भी होंगे एज यूजुअल। आपको पता है आपकी एंटरटेनमेंट का पूरा सामान होता है, लेकिन आगाज करेंगे हम आज की हेडलाइंस। जस का इलेक्शन हो गया, नून लीग ने मैदान मान लिया, मगर मुल्क की सियासत में गूंज अभी तक बाकी। पीडीएम का शो कॉज नोटिस बिलावल भुट्टो ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहा सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत नहीं तो कुछ नहीं। कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी भी कारगर होती दिखाई नहीं दे रही। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में मुस्तनसर हुसैन तारड़ से बात करेंगे उनकी किताब हिरामोश नाकाबिले फरामोश पर। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी रंग महल का 18 मसालों से तैयार करदा लाहौरी चरगा। हेडलाइंस आपने जानी, हेडलाइंस में आपने देखा होगा सेगमेंट्स तो है ही। आज देसी फूड है, कुछ मजेदार चरगा खाने को मिलेगा। आई मिस लाहौरी फूड। अच्छा जी, आगाज करेंगे बड़ी खबर। एक दिन ही है चरगे का, वैसे रोजे आने वाले हैं तो बड़ी खबर। बड़ी खबर। डस्का इलेक्शन सख्त मुकाबले के बाद नून लीग ने मार्का मार लिया और मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 1,10,075 वोट लेकर कामयाब हो गई। पीटीआई उम्मीदवार मली साहब को मिले जनाब 93,433 वोट और मुस्लिम लीग नून ने हुक्मरान जमात पीटीआई को तकरीबन 17,000 वोट्स के मार्जिन से शिकस्त दी। इलेक्शन जीतने के बाद इस वक्त मुस्लिम लीग नून खुश बना रही है और गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, लीगी रहनुमाओं ने डस्का इलेक्शन को गवर्नमेंट के खिलाफ रेफरेंड करार देते हुए कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद गवर्नमेंट के कयाम का कोई जवाब नहीं बचा। ताहम गवर्नमेंट अपनी शिकस्त का मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है, जबकि पीटीआई उम्मीदवार अजद मली ने इलेक्शन कमीशन को तंज के बाउंसर मारे और डस्का इलेक्शन मैनेज करने का इल्जाम लगा दिया, जबकि फिरदौस आशिक अवान ने रिटर्निंग ऑफिसर पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगाया। बिल्कुल, ये तो होना ही था। ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्शन और जो हारे वो जानिबदारी का इल्जाम न लगाए। दावा यह भी किया है कि नून लीग ने 12 करोड़ रुपए तकसीम किए और पोलिंग स्टेशन पर खरीदो फरोख्त की। दूसरी जानिब पीडीएम में तकसीम का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल इजलास हुआ और जराए ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने शो कॉज नोटिस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इजलास में पीडीएम की जानिब से दिया गया जो शो कॉज नोटिस था उसको फाड़ कर फेंक दिया और दो टोक अल्फाज में कहा कि सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। ये सूरत हाल ऐसी क्यों हो रही है और उसके बाद क्या इसका इम्पैक्ट जो डस्का इलेक्शन हुआ इसका इम्पैक्ट कोई पीडीएम की पॉलिटिक्स के ऊपर, अपोजिशन की पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ आएगा और हुकूमत इसको कैसे लेगी? इसी सारी सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं वो इस सूरत हाल को कैसे लेते हैं। शेख साहब सुबह खैर। जब ज़िमनी इंतखाब हुए थे, नौशहरा जैसी जगह से तहरीक इंसाफ हार गई थी तो तहरीक इंसाफ ने कहा जी एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेनेट में हफीज़ शेख साहब हार गए, हुकूमत का यही मौक़िफ़ था एक सीट से फ़र्क नहीं पड़ता। कल डस्का में हार गए तो फिर हुकूमत यही कह रही है एक सीट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है शेख साहब? पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस नहीं है बार बार हारने की वजह से हुकूमत के ऊपर? देखिए, हर इलेक्शन का एक तज्जिया होता है
बहुत वोट लिए हैं जनरली ने इन हालात में। और मुस्तकबिल का जो इलेक्शन भी होगा, जब होगा पंजाब में पीटीआई और नून का ही होगा, बाकी कोई पार्टी मैटर नहीं करती। और जहां तक जमहूरियत जीती है, एक जीतता है एक हारता है। और ये सीट वैसे भी नून की 40,000 के डिफरेंस से सीट थी। और इंतजामात को भी आप देखें, हमने तमाम रेंजर्स और पुलिस जितनी चाहिए थी इनको दी है। और एक खुशअसलूबी से इलेक्शन हो गए हैं, वरना यहाँ 2 लाशें गिरी हैं 50 दिन पहले। ये पहला मेरी जिंदगी की तारीख का इलेक्शन है कि 50 दिन में दूसरा ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो ये बातें पाकिस्तान की सियासत में बाज चीजें हट के होती हैं। 50 दिन में ये दूसरा इलेक्शन हुआ है और इसमें तरीके इंसाफ हार कर भी जीती है, क्योंकि ये जो तासर दिया जा रहा था कि इनका वोट बैंक कम हो गया तरीके इंसाफ का, या इनके बड़े हालात खराब हैं, उसकी नफी हुई है। और वो सीट एक पेटेंट सीट थी। और बाज हल्के ऐसे होते हैं जो पार्टियों के साथ या शख्सियतों के साथ वाबस्ता हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो अच्छी बात ये है कि जमहूरियत जीती है और तशद्दुद और दहशतगर्दी जो है उसको शिकस्त हुई है। शेख साहब, आपने कहा कि डस्का में जमहूरियत जीती है, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें फिरदौस आशिक अवान साहिबा की और इज्जत मलिक साहब की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर और आरओ पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया और ये कहा है कि जमहूरियत जीती है। तो अगर जमहूरियत जीत गई है तो इलेक्शन कमीशन पर फिर इल्ज़ाम की बरसात क्यों की जा रही है? देखें, मैं जो काउंसलर था ना जवानी में, उसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। अब मेरी 15वीं वजारत है। इस मुल्क में बाज इलेक्शन इस्लाहत की बड़ी सख्त जरूरत है। तो इलेक्शन हारने वाला जब तक ट्रंप नहीं मान रहा, प्यूटन नहीं मान रहा, डोनाल्ड रॉबर्ट नहीं मान रहा, तो हम किस बात की मूली है? इतनी इतनी बड़ी रियासत मुल्क जो है वो हार और जीत के मसले में उलझी हुई है। तो मैं तो यही समझूंगा कि अब इस बात को बस इलेक्शन हो गए हैं, अब और कोई नए बातें होनी चाहिए और नई बातें हो जाएंगी 8-10 दिन में। पाकिस्तान की सियासत एक जगह पे मीडिया नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता। शेख साहब, नई बात का आगाज आप ही कर दें, कोई नई बात बता दें हमें। कल तो नई बात होगी है ना, बिलावल भुट्टो ने शो को नोटिस फाड़ दिया। वो तो नून लीग की नाअहली थी कि नोटिस ऐसे भेज रहे हैं जैसे वो इनके मतहत हैं, या वो एक बड़ा सुपर स्टोर वाला किसी को समझता कि इसने खोखा बाहर क्यों लगाया है। ये तो बात तो बिलावल ने ठीक की है कि उनकी बेइज्जती वाली बात हुई कि उनको शोकाज नोटिस दे दिया गया। ये तो सरकारी महकमों में मिलता है, तो लोग जो है इस पे प्रोटेस्ट करते हैं कि मुझे अगर 20 ग्रेड वाला 17 ग्रेड को नोटिस देता है तो वो गले पड़ता है, कहता है जी मैं भी अफसर हूँ। लेकिन आपके लिए बड़ी शेख साहब, बड़ी आपके लिए मौसर सियासत नहीं करी पीपल्स पार्टी की? पीडीएम को भी कहती है हमारी है, छोड़ेंगे नहीं, इस्तीफे भी नहीं देंगे, आपको पूरा टाइम भी करने का मौका दे रहे हैं, तो आपके लिए तो अच्छा है। हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसी अच्छी अपोजिशन मिली है जो सिर्फ मीडिया खेलती है। और अमर पर तो अभी तक 3 साल होने को आए, इन्होंने कोई मुजाहरा नहीं किया। तो इमरान खान की खुशनसीबी है कि उसको नालायक अपोजिशन मिली है। और जब अब ईद के बाद ये कुछ करेंगे तो देखेंगे, गर्मी भी होगी, फिर आगे मुहर्रम और बड़ी ईद आ जाएगी। तो इसी तरह हम टाइम जो है अपना इंशाल्लाह पूरा कर। चलिए शेख साहब, अब चूंकि रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है, तरावी के इज्तिमा भी होने हैं ओबियसली, और इसमें ओबियसली सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी होते हैं, तो इस वक्त आपकी वजारत इस हवाले से क्या इक़दाम करिए रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में? देखें, हम तो सारे मामलात को देख रहे हैं। तमाम मस्जिदें और मदारस जो है खुले होंगे, तरावी भी होगी, नमाज भी होगी। जितना वायरस फैल रहा है लोगों को खुद भी एहसास है और होना चाहिए, और मीडिया जिस शिद्दत से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद भी बाज लोग नहीं समझ रहे, तो उन पे मातम ही किया जा सकता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा रमजान मुबारक बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा और अल्लाह नबी के सदके में तमाम आलम इस्लाम पे बेहतरी करेगा। शेख साहब, ये जो वजारतों के अंदर तब्दीली हो रही है, कल से बड़ी गूंज है। फवाद साहब इतलात के वजीर के तौर पर आ रहे हैं, आप भी इतलात के वजीर रहे हैं, अहम वजारतें आपके पास भी अब भी इनफैक्ट आप बड़ी अहम वजारत है, तो ये वजारतों की तब्दीली हुकूमत की कारकर्दगी पे कोई असर रखती है? आज वैसे खबर ये भी है कि छठा चेयरमैन FBR भी आ गया। इसमें मेरा कोई मसला नहीं है, कप्तान का काम है कि किसने कहाँ खेलना है, ये उसका फैसला है। और इमरान खान बेहतर फैसला करने की पोजीशन में है। अब 3 साल हो गए
कि कौन ज्यादा कहाँ बेहतर खेल सकता है, ये कप्तान ही फैसला कर सकता है। इसमें तो वजारत दाखिला का कोई दखल नहीं, आप खाम मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं, नहीं आप मुशीर तो हैं ना जी, आपसे मुशावरत तो लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत सारी बातें आपकी मानते भी हैं, तो इसलिए हमने आपसे पूछा। कॉल ड्रॉप हो गई हमारी शेख साहब से। अच्छा जी, शेख साहब बड़े अहम वजीर है और उनको पता नहीं क्यों लगता है कि शायद उनकी बात नहीं मानी जाती। हमें लगता है शेख साहब बड़ी मानी जाती है और इस वक्त दाखिला के लिहाज से, और हमें याद है कि जब पीडीएम की इलेक्शन मुहिम, ये पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ मुहिम चल रही थी, तो इसको सबोटाज करने के लिए मुकामी तौर पर अगर हम देखें तो शेख रशीद साहब का बड़ा अहम रोल रहा था इस्लामाबाद के अंदर। और उन्होंने हमें बताया था कि टोटल 3000 लोग थे, जिसमें 700 लोग एजेंसीज के थे। तो ये शेख साहब की सारी इंफॉर्मेशन है और ये मीडिया पे बहुत खुल के बयान देते हैं। सो हम जाने ये पूछने में कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है और क्या नहीं। खैर, इस वक्त जो शेख साहब के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही है, उन्होंने ये भी कहा जी कि हम स्विस मुकदमात भी खोलेंगे और उसके साथ साथ एक उन्होंने ये भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको हम खोलेंगे। एंड विद दैट रमज़ान के हवाले से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि चूँकि रमज़ान के अंदर बड़े अहम इज्तिमात होते हैं तरावी को लेकर, तो उसके लिए भी हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन साथ साथ कोविड की सिचुएशन पे आवाम को भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। इज्तिमात होंगे लेकिन आपने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, आपने एहतियात करनी है क्योंकि थर्ड वेव है। बार बार कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत वर्स्ट होती चली जा रही है। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इसी पे बात करेंगे। बिल्कुल, एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। इस जानलेवा वायरस ने 114 जिंदगियां जो है वो ले ली, जबकि कोरोना के मस्बत केसेस भी 5000 से बढ़ चुके हैं। अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की जो तादाद है 75,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 4000 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा नंबर है, ये कहने की बात है। 114 लोग पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना वबा की नज़र हो गए। दूसरी जानिब हम अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पे मस्बत केसेस की जो शरह है वो तकरीबन 11.7%, यानी कि तकरीबन 12 अफराद हर 100 में से कोरोना का शिकार हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पेशावर के मजीद कई इलाकों में इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन तो लगाया जा रहा है लेकिन हौसला अफजा नताइज नहीं आ रहे हैं। बलोचिस्तान में भी कोरोना केसेस की शरह बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यानी कि पेशावर जितनी या KP की जितनी नहीं, लेकिन 8% है, यानी कि 100 में से 8 लोग यहाँ पे भी कोरोना का शिकार है। जबकि सिंध में भी कोरोना के मस्बत केसेस में इजाफा होने लगा है जो पहले नहीं था। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल संगीन है। 5 बड़े शहरों में, लाहौर में जो कोरोना का फैलाव है वो तकरीबन 19%, सरगोदा फैसलाबाद में 17%, रावलपिंडी और रहीम यार खान में इस वक्त जो ओवरऑल कोरोना का फैलाव है वो 15% तक पहुंच गया है। बिल्कुल, अगर पंजाब में बात की जाए तो काबीना कमेटी बराए कोरोना ने बिगड़ती सूरत हाल पर मुतासरा शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है। ताहम आज NCOC का इजलास हो रहा है जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। फिर मुल्क में जो थर्ड वेव है इसकी जो शिद्दत है जिस हद तक खौफनाक हो रही है, इसके बावजूद अगर हम बात करें तो अवाम SOPs की जो खिलाफवर्जी करती है हमें नजर आ रही है। सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल महमूद ने। डॉक्टर साहब, बहुत अभी हम बात करें कोविड की थर्ड वेव की, हम रोज अवेयरनेस देने के मकसद से ही इसको डिस्कस भी करते हैं। फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या वजह है? पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, स्मार्ट लॉकडाउन भी है, असर उस तरह से नहीं हो रहा, पब्लिक का एक कहने के लापरवाही है या एक वायरस जो वैसे बहुत ज़्यादा फैल रहा है? देखिए इसमें दो तीन चीजें। एक तो ये कि आप पाबंदी जितनी भी लगा लें, इसकी इन्फोर्समेंट बहुत मुश्किल होती है। जब तक लोग खुद ही SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो रेट्स में इजाफा होता रहेगा। दूसरी चीज है कि अगर मैं आज सब कुछ बिल्कुल लॉकडाउन कर दूं, जो कि होगा नहीं, मगर सब कुछ लॉकडाउन कर दूं तो आपके अगले 2 हफ्ते तक रेट्स फिर भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक दफा ये वायरस अपना रेट बढ़ाना शुरू करता है तो वो बढ़ता चला जाता है जब तक वो जितने लोग इन्फेक्ट होने थे वो हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल या सवालिया निशान है वो वैक्सीन के हवाले से। एक तो डिफरेंट टाइप की वैक्सीन ने लोगों को कंफ्यूज किया, फिर पाकिस्तान जैसी गरीब मईशतों के अंदर गरीबों को इसकी कीमत ने कंफ्यूज किया, और अब इसके रिजल्ट्स हम जैसे लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे चीन ने एक तजवीज़ दी है कि ओवरऑल इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए कुछ वैक्सीन को मिला के भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्तलिफ शहमगोइयाँ आ रही हैं। आपके पास चूँकि वैक्सीन लगवाने वाले लोग भी आ रहे होंगे और कोविड केसेस भी आ रहे हैं, वैक्सीन के हवाले से ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, लोग कैसे इसकी जानिब जाएं और इसका कैसे हम बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं वैक्सीनेशन से। देखिए, वैक्सीन का ये है कि एक सवाल जो अक्सर आता है कि वैक्सीन कौन सी लगाएं, जो आपने अभी बात की कि 2, 3, 4 वैक्सीन हमारी बल्कि 5 अप्रूव हो गई हैं। इसका जवाब वेरी सिंपली ये है कि जो वैक्सीन आपको मिल रही है आप लगवा लें, चाहे वो चाइनीज वाली साइनोफार्म या साइनोवैक है या वो कैंसिनो है
या वो रशियन वाली है, जो आपके हाथ में आती है वो लगा लें, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स के किसकी रिजल्ट बेहतर है किसका खराब है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वैक्सीन की खास बात यह है कि आपको अमवात से बचाता है और हॉस्पिटल में दाखिल होने से बचाता है। जो स्टेटमेंट आया था, अनफॉर्चुनेटली स्टेटमेंट के साथ और कोई डेटा नहीं है, और कुछ उन्होंने ये नहीं बोला कि किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं, और जो वो कहते हैं 50% एफिकेसी, तो वो किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या वो दाखिले की बात कर रहे हैं, क्या वो एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, क्या वो बीमारी लगने की? तो सिर्फ इसको देखते हुए कहना बहुत मुश्किल है, एंड इसको देखते हुए आई थिंक हमारी वैक्सीन की जितनी भी कोशिश है वो जारी रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से भी वैक्सीनेशन की बात की, एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी है कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव भी हो रहे हैं और उनमें उस तरह से मेजर सिम्टम्स नहीं है। तो क्या इन वैक्सीन जितनी भी आप जिस वक्त अभी अवेलेबल भी हैं और जिनका आप भी जिक्र करें, क्या इन सबके साइड इफेक्ट्स हैं, या ये वक्ती तौर पर आपको बुखार या इस तरह के मामलात भी होते हैं, या ओवरऑल ये वैक्सीन के बाद यही सिचुएशन है? तो देखिए, ये एक चीज जानना जरूरी है कि ये सारे वैक्सीन बहुत मुख्तलिफ हैं। तो ये एक तरह से कि अगर आपको बुखार है तो बुखार उतारने के लिए आप पैंडोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बुफिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। काम सबका है कि बुखार उतारती है, मगर इन सबके साइड इफेक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, सब दवाइयां बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी तरह से जो वैक्सीन हैं, इवन इन सबका काम है तो एक ही कि आपको ये बुरी बीमारी से बचाता है, मगर सब साइड इफेक्ट अलग है, सबको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब प्रेस में सुनते हैं कि एक से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, एक से रैश निकलता है, तो ऐसा मतलब ये बिल्कुल अलग अलग वायरस है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रही, हमें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं, हुकूमत पंजाब की तर्जुमानी कर रही हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो हमें मालूम है कि इस वक्त लाहौर में तकरीबन 17% तक भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और 15% से ज़ायद तो पिछले कई अरसे से मुसलसल एक एवरेज सेट हो गई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ना तो हमारे इदारे सरकारी या प्राइवेट इसके मुतहम्मिल हैं, हमारा सिस्टम भी इसका मुतहम्मिल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ओवरऑल एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने मुसर्रत साहिबा रखिए, इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करें पंजाब बिलखुसूस लाहौर के अंदर कोविड को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगर मैं इस वक्त बात करूं तो ये गलत नहीं होगा कि इस वक्त पंजाब के अंदर केसेस की शरह बहुत ज़्यादा है, और अगर हम पूरे पंजाब में से सबसे ज़्यादा अगर किसी शहर में देखें तो वो लाहौर शहर है, और ये वेरी कर रही है, ये 20+ भी हुई है, और उसके बाद अभी 17 और 19 के बीच में भी मुसलसल रह रही है, इससे नीचे नहीं जा रही, और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से, पंजाब के अवाम से और बिलखुसूस लाहौर के अवाम से ये अपील करती हूँ कि अगर हमने अभी भी एहतियात का दामन उसको हाथ से जाने दिया तो बहुत ही ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम में घिर सकते हैं। ये भी साथ साथ हम हॉस्पिटल्स की सिचुएशन पे मैं आऊंगी कि अभी जो हमारे हॉस्पिटल की सिचुएशन है, हमने फर्स्ट वेव में देखा था, हमें काफी प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से केटर भी किया। लेकिन अभी अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है, खुदा ना खास्ता इतनी वो सिचुएशन होती है, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस? देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि आपने देखा होगा पूरी दुनिया में, अगर आपकी देखें पूरी दुनिया में जो हॉस्पिटल्स की हेल्थ की जो कैपेसिटी होती है वो टोटल पॉपुलेशन के लिए नहीं होती। यानी कि 22 करोड़ का अगर हम मुल्क हैं तो हमारे पास 22 करोड़ बेड्स की तो अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम बद एहतियाती कर रहे हैं, अगर आपकी पॉपुलेशन, फर्ज करें हम लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में हमने मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरेंजमेंट पूरी है। उसकी वजह यह कि फर्स्ट 2 वेव्स के अंदर हमारी जो एक फर्स्ट वेव में हमारी बड़ी अच्छी तैयारी हुई, उसमें जो प्रॉब्लम सेटबैक्स थे उनको हमने सेकंड वेव के अंदर कवर किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझने की ये है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्ड हो सकती थी वो हमने की है ऑलरेडी। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप लाहौर 2.25 करोड़ का आपका शहर है, मुझे ये बताएं कि जिस रेट से अगर आप 2.25 करोड़ का अगर आप 19% 20% निकालें, यू कैन वेल इमेजिन के कितने लोग बनते हैं, लाखों में। बिल्कुल। अब उनके लिए तमाम लोगों के लिए इसके अलावा इसका कोई हल ही नहीं है कि लोग इससे खुद बचें और लोग एहतियात करें। आप लेट मी कंप्लीट इसीलिए पूरी दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम्स फेल हुए कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गया, हॉस्पिटल्स में गुंजाइश नहीं थी, सड़कों पे पड़े हुए थे पेशेंट्स, लॉन्स में पड़े हुए थे। हमें इस चीज से बचना है। सारे लोग चीख के कह रहे हैं कि थर्ड वेव इज मोर लीथल, डेथ रेट ज्यादा है, इन्फेक्शन बहुत सीवियर किस्म की होती है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है।
और इस चीज को हमें सबको समझना होगा। ठीक है, इसका ठीक है, सबसे अच्छा, bad हाँ, part ये है बेटी? कि बच्चों में भी बिल्कुल नहीं, अभी हमारे पास मैं डॉक्टर फैसल डॉक्टर फैसल शंकर। डॉक्टर फैसल, ये जो जिस तरह चीमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा बता रही हैं लाहौर की सिचुएशन, अच्छा पहले ये होता था कि गवर्नमेंट जब पहली वेव के अंदर हमने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए थे वो हमारे लिए चैलेंजिंग था, वेंटिलेटर तक तो हमारे मरीज जा ही नहीं रहे थे या बहुत कम हो रहा था। अब प्रॉब्लम डॉक्टर फैसल ये हो रहा है कि जो भी मरीज इस कोविड का शिकार हो रहा है वो कम से कम एक बार अपने ऑक्सीजन सिचुएशन के हवाले से चैलेंज का जरूर सामना करता है या कोलैप्स जरूर कर रहा है। बहुत से लोग वापस आ जाते हैं, बहुत सारे लोग वापस नहीं आते। तो इस कोलैप्स सिचुएशन के अंदर जो हमारा ओवरऑल सर्जिकल इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट है या अरेंजमेंट है, उससे आप बीइंग डॉक्टर किस हद तक मुतमईन है? और लोगों को भी जरा बताइए कि ये कोविड थर्ड वेव B117 जिसको हो रहा है उसको बहुत दूर तक साथ लेके जा रहा है, इस हवाले से भी बताइए। So देखिए, इसमें एक चीज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इस वाले वेरिएंट के साथ सभी लोग एकदम से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, बल्कि जब आप ओवरऑल देखें नंबर्स को तो तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी शदीद बीमारी बहुत ज्यादा शदीद नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि अब लोग जो हैं वो बहुत देर से हॉस्पिटल जाते हैं और अगर उनको हल्की फुल्की बीमारी है तो पहले डॉक्टर से रुजू करते थे, अब वो कहते हैं कोविड है, कुछ भी नहीं है, कोरोना है, ये तो सबको होता रहता है क्योंकि बहुत आम सी बीमारी होगी। चूंकि ताखीर होती है हॉस्पिटल जाने में, जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो वे बचाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत चीमा साहिबा, अभी हम वैक्सीनेशन के हवाले से डॉक्टर फैसल से भी बात कर रहे थे। अभी हमने सीनियर सिटीजन को केटर किया, फिर हमने हेल्थ वर्कर्स को केटर किया। अब जो सिचुएशन है, असद उमर साहब कह रहे हैं कि जी आइंदा ईद के बाद हम आम शहरियों की रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। अभी जो हम बात करें, वैक्सीनेशन अवेलेबल तो है लेकिन वो आम पब्लिक तक उसकी रसाई जो है वो बहुत महंगी है, जबकि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें बहुत नॉर्मल रेट्स पे या इकोनॉमिकल आम बंदे को फ्री भी फराहम की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा महंगी वैक्सीनेशन बेच रही है। अगर हमने पूरी आवाम को करना है तो किस तरह पॉसिबल होगा? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो भी वैक्सीनेशन जितनी भी करनी है इंशाल्लाह वो सारी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करनी, वो आपको पता है। और मेरा अपनी भी ओपिनियन ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को एनकरेज करना चाहिए प्राइस को रेगुलेट करने के बाद, कि उसमें ये होगा कि जब प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा तो जो लोग अफोर्ड करते हैं वो जब खुद से कराएंगे तो एक तो ज्यादा से ज्यादा उसके जो डिजर्विंग लोग हैं बेनिफिशियरी वो होंगे, फिर वैक्सीनेशन जल्दी हम कर पाएंगे। मसलन आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये वैक्सीनेशन करवाना अफोर्ड करते हैं, लेकिन चूंकि प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से अभी इस पे काम नहीं हुआ उतना, तो इस वजह से दे आर इन वेट कि गवर्नमेंट करे। तो फिर जब गवर्नमेंट करेगी तो फिर सारा बर्डन जब उधर पड़ेगा तो वो खासा मुश्किल होगा। मुसर्रत टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। इन 10 सेकंड्स वी आर हियरिंग कि मुकम्मल लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए लाहौर को मुकम्मल लॉक किया जा रहा है। जरा अगर बता दें हमें, हमारे जराये ये कह रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये जो मैंने आपको ये जो शरह बताई है ये इंतहाई ज्यादा है। इसके ऊपर हमेशा NCOC की तरफ से या जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक्सपर्ट्स हैं उनकी तो ओपिनियन यही है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम सारा वक्त बंद करना बहुत मुश्किल फैसला है। ये हमारा आखिरी फैसला होगा अगर हम इसमें मजीद कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर ये हमारा फ्लैटिंग द कर्व की तरफ हम नहीं जाते तो फिर सारी ऑप्शन जेरे गौर तो रहती है, सारी ऑप्शन जेरे गौर रहेंगी। ठीक है, ये पॉसिबल जिस हिसाब से बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा और उसके साथ साथ डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जी हमने कोविड के हवाले से इमरान जैसे डॉक्टर फैसल ने कहा कि ज्यादा स्वेयर नहीं हो रहा जिनको हो रहा है, लेकिन मेरा जाती तजर्बा और बहुत सारे हमारे आसपास के लोगों का तजर्बा यही है कि जिसको B117 ये थर्ड वेव का कोविड हो रहा है उसको बहुत देर तक, बहुत आगे तक लेके जा रहा है, यानी कि इसके असरात बहुत ज्यादा हो रहे हैं उसकी सेहत के ऊपर। और कुछ लोग तो बेचारे बहुत जल्दी, जैसे कल हमने सुना एक उकाड़ा की शायरा थी, वो खुद भी उनका इंतकाल हुआ, उनके वालिद का भी उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, उनके भाई का भी, 3 लोग एक फैमिली के। सो नाउ इट्स एक्चुअली किलिंग द फैमिलीज। लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन तो लग रही है और इसमें अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन लग रही है, उन लोगों को सिम्टम्स इतने वर्स्ट नहीं है और वो रिकवर भी कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के हवाले से भी अवेयर करना जरूरी है। इसी नोट पे मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं वंस अगेन एक टैलेंटेड पाकिस्तानी से। मुझे लगता है कि जो ही हमारा प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा शुरू होता है ना, तमाम लोगों की नजरें एक दफा फिर आ जाती हैं कि अब कौन है, कौन सा शाहकार है जो सामने आ रहा है। जनाब, पाकिस्तानी तलबा दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, जिसकी बेमिसाल कहना चाहिए कि रेटिंग्स हैं पाकिस्तानी की पूरी दुनिया के अंदर। और इसकी मिसाल हाल ही में होने वाले एक ग्लोबल स्टोरी टेलिंग अवार्ड की भी है, जिसमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक स्टूडेंट जिनका नाम हुरिया अमीरी है,
हैं और उम्र उनकी 17 साल है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर इस दस्तावेजी फिल्म के मुकाबले में पहला अवार्ड हासिल किया और $2500 भी जीते। वाह जी वाह। और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। इस मुकाबले की बात की जाए तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान और इसके अलावा दीगर यूरोप के 37 ममालिक के 400 अफराद ने हिस्सा लिया। हुरिया पहले 40 फाइनलिस्ट में क्वालिफाई करने वाली वाहिद पाकिस्तानी थी। हुरिया अमीरी ने अपनी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म हैदराबाद, जिसमें उन्होंने हैदराबाद समेत पाकिस्तान में जो आलूदा पानी की फराहमी है, सेहत सफाई के फुकदान के हवाले से जो मसाइल हैं, कचरे और उससे फैलने वाली बीमारियों की निशानदेही की थी। और ये फिल्म जो है हुरिया की इस समेत दीगर दस्तावेजी फिल्मों की तस्वीर वर्चुअल आर्ट गैलरी में भी रख दी गई है। बिल्कुल। और इसी फिल्म पर जैसा कि हमने आपको बताया, उनको अवार्ड के साथ साथ $2500 और स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जब हुरिया को ये बताया गया कि हुरिया इज अ विनर। शी वाज सो एक्साइटेड। सिर्फ 17 साल इनकी उम्र है, यंग है और पाकिस्तान का नाम रोशन इस लिहाज से किया है कि डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन के अंदर दुनिया के अंदर लोहा मनवाया, और जहाँ पे भारत भी मौजूद है जो कि टेक्नोलॉजी काफ़ी रिच है उनकी ये इंडस्ट्री हमसे, लेकिन उसमें हुरिया का जीत जाना किसी एजाज से कम नहीं है। एंड हुरिया इज लाइव विद अस, उनसे हम बात करते हैं। हुरिया, वेलकम टू एक्सप्रेसो। क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। I still remember your face when they told you कि आपने इस अवार्ड को विन किया and the excitement you had। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपका तो क्रेडिट है ही, लेकिन आपके साथ साथ किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा आपकी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, जिनको आप ये क्रेडिट देना चाहेंगी जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया इस कामयाबी में? देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। सेकेंडली सपोर्ट मेरे पेरेंट्स की तरफ से थी, मेरे फादर और मेरी मदर की तरफ से। सारी टेक्निकल सपोर्ट मेरे पापा की तरफ से थी, बिकॉज उनका प्रोडक्शन से ताल्लुक रहा है, उनकी प्रोडक्शन कंपनी है, तो सारी गाइडेंस सब कुछ वो मेरे फादर की तरफ से था। उसके अलावा काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी एडिटिंग के अंदर, शूटिंग के अंदर जगह जगह जाकर हेल्प करवाई, तो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। ज़बरदस्त। अच्छा हुरिया, हम थोड़ा सा इस कंपटीशन के हवाले से, ग्लोबल स्टोरी टेलिंग के हवाले से जानना चाहेंगे कि मुकाबला होता क्या है, और आपने जिस पे फिल्म बनाई, यानी कि जिस तरह से आपने इश्यूज को हाईलाइट किया, आपको ये आइडिया कैसे आया और उसको आपने एग्जीक्यूट कैसे किया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने करवाया था, जिनका बेसिक मकसद ये है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट किया जाए टू फाइट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। अब ये एनटीडीज या नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो बेसिकली दुनिया के सबसे गरीब इलाकों के अंदर पाई जाती हैं। तो इसके अंदर मैंने ये कंपटीशन सोशल मीडिया पे देखा था, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इसके बारे में पहले मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि वेदर दिस इज जेन्युइन और नॉट। फिर उसके बाद ये आइडिया एग्जीक्यूट किया। उसमें ये जो उन लोगों की कंडीशंस थी वो ये थी कि आपके सिटी के अंदर या आपकी कंट्री के अंदर जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपने उन्हें हाईलाइट करना है। फिर मैंने इंफॉर्मेशन ली तो मुझे पता चला कि काफ़ी बड़े लेवल पर हो रहा है, काफ़ी बड़ी बड़ी एनजीओज ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पॉन्सर किया है, जिनमें चैनल्स टीवी और क्राउन प्रिंस कोर्ट अबू धाबी और इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन, IYF और काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी। फिर मैंने देखा, डिसाइड किया कि टॉपिक क्या रखना है, और मुझे आई वाज अवेयर कि हैदराबाद की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई। हुरिया, एक जानिब आपने बड़ा अच्छा इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट तो किया, दुनिया से आपने लिया, लेकिन दूसरी जानिब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सिंध गवर्नमेंट है या हैदराबाद की मकामी हुकूमत है, उसको शर्म भी दिलाई आपने, जो कि आती तो नहीं है। हमने जो हालत आपकी डॉक्यूमेंट्री के अंदर हैदराबाद की देखी, इतना ज़बरदस्त हमारा ये शहर है, इतनी तारीखी इसकी अहमियत है, और उसकी जो हालत हमने देखी, और सिंध का गालिबन दूसरा बड़ा शहर है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उसके बावजूद अब आप चूँकि हैदराबाद में आप रहती भी हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक जाने तो आपको खुशी हुई कि आपकी डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला, लेकिन ये हालत जो आपने देखी स्लम्स के अंदर जाके, इससे आपको दुख कितना हुआ? बीइंग अ डॉक्यूमेंट्री मेकर, क्या फीलिंग्स थी आपकी? देखिए, बीइंग अ सिटीजन आई वाज अवेयर कि मेरे सिटी की कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि मैं इन्हीं कंडीशंस के बीच में रही हूँ। बट जब मैंने उस कचरे के ढेर पे जाके खड़े होकर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जब मैंने लोगों के बीच जाकर देखा कि लोग जिस तरह का पानी पीते हैं वो पीने के काबिल नहीं है, इवन हम लोग उससे शायद हाथ धोना भी पसंद ना करें, कंडीशन लोगों की बहुत ज्यादा खराब है, ये तब मुझे पता चला जब मैंने लोगों के बीच जाकर देखा। तो मुझे ये बातों का पता था कि हैदराबाद की कंडीशंस बैड हैं, मगर हैदराबाद की कंडीशंस वर्स हैं, और आई थिंक कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ
इन चीजों की वजह से काफी सारी बीमारियां फैल रही हैं। जो पाकिस्तान है उसके अंदर डायरिया का रेट बहुत ज्यादा है, टाइफाइड बहुत ज्यादा है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स ये हैं। बहुत सारे तो बेसिक इश्यूज हैं हुरिया, जिनको आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी हाईलाइट किया और जिसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो कह लें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हम फ्यूचर में बात करें, आपने चूँकि अब अवार्ड भी जीता है, आपका एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त नाम भी हो गया है, सो क्या लगता है कौन से ऐसे मज़ीद टॉपिक्स हैं या आइडियाज़ हैं जिन पर आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगी और उनको एग्जीक्यूट करेंगी ताकि लोगों की तवज्जो भी उस जानिब आए? देखिए, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था। इसके अलावा भी आगे मेरी प्लानिंग है कि इस करियर को, इस सब चीज़ों को कंटिन्यू रखा जाए। आई एम ऑलवेज रेडी टू वर्क फॉर माई पीपल और वेलफेयर के लिए काम करने का मेरा हमेशा से बहुत शौक रहा है। अगर जो हैदराबाद की चीज़ों को मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर कवर किया है, आई थिंक वो बहुत छोटे एरिया की प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा आई थिंक अभी भी अगर कोई मुझसे कहे कि आप वापस से बनाओ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर कर सकती हूँ। यहाँ लोगों की कंडीशंस बहुत खराब हैं, यहाँ पानी का मसला बहुत ज्यादा है, कचरे की वजह से बदबू बहुत ज्यादा होती है और इसकी वजह से हमारे हेल्थ, आई थिंक हम लोगों को बल्दिया को सुधारने की जरूरत है। इसकी वजह से हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी काफी बर्डन है। वो जो आपके अंदर वो जो जोश और एक्साइटमेंट आपके अंदर ये बात करते हुए आ रही है ना कि आप, मैं समझ सकता हूँ कि आपके शहर के लिए आपका दर्द क्या है, ये हम सबका मसला है ओबियसली, लेकिन जहाँ तक हमारा बस चलता है हम वहीं तक कर सकते हैं। एक जानिब जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक समाजी कारकुन के तौर पर नजर आ रही थी, मुख्तलिफ बच्चों के साथ बैठे हुए, औरतों के साथ बैठे हुए और स्लम्स में जाकर आपने इसको शूट किया, दूसरी जानिब आपके अंदर एक बड़ा तगड़ा किस्म का एंकर और जर्नलिस्ट भी नजर आ रहा था हमें, जो कि रिपोर्ट कर रहा था उस मामले को। तो फ्यूचर में अगर ये दोनों चीजें आपके सामने हो तो किसको ऑप्ट करेंगे आप? वुड यू लाइक टू बी अ जर्नलिस्ट और अ सोशल वर्कर? देखिए, वैसे मेरा ड्रीम है टू बिकम अ डॉक्टर और मैं अभी इंटर में हूँ। इसके बाद आई विल गिव द एंट्री टेस्ट। मुझे एक्चुअली में डॉक्टर बनना है, मगर पब्लिक स्पीकिंग मेरा हमेशा से शौक रहा है। मैंने इससे पहले काफी प्रोविंशियल, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफी सारी स्पीचेस और डिबेट्स किए हैं, काफी सारी विन भी किए हैं। तो आई वांट टू कंटिन्यू दिस एज वेल और मुझे रिपोर्टिंग का और पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, तो मैं इस सब चीजों को भी साथ साथ कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। वैसे हुरिया, आपको देख के बिल्कुल नहीं लगा कि आप इतनी छोटी सी हैं, क्योंकि आप इतनी माशाल्लाह मैच्योर बातें कर रही हैं और इतनी ज़बरदस्त बातें कर रही हैं कि बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे यंगस्टर्स हैं जो इस तरह के टॉपिक्स को चूज़ कर रहे हैं, इसको हाईलाइट करें। अच्छा, इस एज में नॉर्मली बच्चों का इतना ध्यान सोशल वर्क की तरफ नहीं होता, या तो वो अपने एम्बिशंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं उस पर, या उनकी कोशिश होती है कुछ और तरह की एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ होती हैं। सो व्हाट डू यू से कि किस तरह की, इस तरह का सोशल वर्क करने से कितनी सेटिस्फैक्शन मुझे लगता है मिलती है, और उसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आता है एक पॉजिटिव? जी, एक्चुअली अगर आप सोशल वर्क करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, तो इसके अंदर यानी इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं अपने सिटी के लिए आवाज उठा सकती हूँ, मैं अपनी कंट्री के लिए आवाज उठा सकती हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना। बाकी आई थिंक सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स होती हैं जहाँ पर वो परफेक्ट होते हैं, तो आई थिंक सबको अपने हिसाब से अपनी फील्ड चूज करनी चाहिए। आई वॉज इंटरेस्टेड इन पब्लिक स्पीकिंग और मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक था, क्रेज है, तो इसीलिए मैंने इसको अपने साथ कंटिन्यू रखने का इरादा था। ठीक है। अच्छा, एक तो आपकी बात से हमने ये सीखा आपके सारे एपिसोड से कि कम से कम जो भी कॉम्पिटिशन्स हमें इंटरनेट पे मिलते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए और वैसे ही अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना किया जाए। जो लोग हमें देख रहे हैं, आपकी स्टोरी से हमें ये भी सबक मिला। दूसरी जानिब, एक तो आप ओबियसली जो आपके एज फेलोज हैं या जो सोशल वर्क करना चाहते हैं उनको कोई मैसेज तो देंगे ही, लेकिन उससे पहले ऑन अ लाइटर नोट $2500 का क्या करेंगे ये तो बताइए। देखिए, अभी तो मेरे पास $25,000 पहुंचे भी नहीं है, बट मैंने उसका कुछ अमाउंट डिसाइड किया हुआ था पहले ही कि अगर मुझे मिला तो मैं उन लोगों से जिनसे मैं मिली थी तो उनके ऊपर जी कंटिन्यू रखिए। बहुत 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 अच्छी बात हम आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं हुरिया, क्योंकि हमें आपकी बात बहुत पसंद आई है। मैंने एक पार्ट उनके लिए निकाल कर सेपरेट करके रखा था कि अगर मैंने पहले ही दिमाग बनाया हुआ था कि अगर मेरी पोजीशन आई तो मैं उन लोगों के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि मैंने उन लोगों से जब बात की थी तो मुझे पता चला था कि ये लोग वाकई में बहुत, मुझे पहले इतना अंदाजा नहीं था, शायद यहाँ पर बैठकर पहले मैंने ये सोचा कि लोगों के हालात बुरे हैं। मैं कहती थी कि हमारे यहाँ पानी का मसला है, इसका मसला है, मगर लोगों के बीच जाकर पता चला कि नहीं, वाकई में लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा बाकी
जो अमाउंट है वो मैं अपनी स्टडीज के ऊपर लगाने का सोचा है। हुरिया, मेरे ख्याल से आप ये कंपटीशन और आपको प्राइज भी इसलिए मिला क्योंकि ये आपकी नीयत थी और आपकी नीयत की वजह से ही आपको ये प्राइज भी मिला है। वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आप इसी तरह से इतना अच्छा सोशल वर्क करती रहे, पाकिस्तान में जितने इश्यूज हैं इनको हाईलाइट करती रहे। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा ऑन एंड ऑफ बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ज़रूर मुझे लगता है यहाँ पे रुकेंगे नहीं, आप बहुत मजीद बड़ी शख्सियत के तौर पे पाकिस्तान में सामने आएंगी। आप जैसे बच्चों की, आप जैसे स्टूडेंट्स की, लोगों की बहुत ज़रूरत है हमें। एक्सप्रेसो, अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश, और उसमें बात हो रही है हिरामोश नाकाबिले फरामोश के हवाले से मुसलसल हो रही है। और आज उसमें क्या चैप्टर है और क्या किस्सा है, सुनते हैं जरा वकार अहमद मलिक साहब से। इस वादी के जितने लोग हैं उनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है बाहर की दुनिया, चुनाचे वो थोड़े से एहतियात पसंद है और मुझे उनकी एहतियात जो है वो उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। उनका अपना एक कल्चर है, अपनी रवायात है और हमें उनकी रवायात का एहतराम करना चाहिए। चुनाचे हम यहाँ पे आए और वो बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमने सुने हुए थे इस वादी के बारे में, इस लोगों के बारे में, और वो सब के सब बातिल साबित हुए। ये लोग उतने ही फ्रेंडली, उतने ही दोस्त, उतने ही मेहरबान हैं जैसे किसी भी और वादी के होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और हम बात कर रहे थे तार साहब से उनकी किताब हिरामोश नाकाबिले फरामोश पर। तार साहब, आपने उम्मीद की थी कभी, आपके वहमो गुमान में था कि झील का जो सफ़र है वो इतना अफसानवी और देव मलाई सा हो जाएगा और मैदान के ऊपर मैदान और फिर मैदान, और एक मतलब हैरत ज़दा करने वाला वो जो सफ़र है वो कहीं आपके वहमो गुमान में भी था कि हिरामोश इतना खूबसूरत होगा? वो एक्चुअली जो आपने कहा ना पैसे पूरे हो गए, वहाँ पे हुए। वो भी हमें किसी ने नहीं बताया था। हमें यही बताया कि जी वो विलेज जो है कोतवाल, वहाँ से हमने झील की तरफ जाना है, वो इतने घंटे का सफ़र है। किसी ने नहीं बताया था कि उसका रास्ता कैसा है। सही, यानी आप यूँ समझ ले कि जिस तरह एक फेरी मेडो है जी, तो एक फेरी मेडो है, उसके बाद आगे जाते हैं तो एक और शुरू हो जाता है। यानी 3 मैदान है और उनके ऊपर बर्फ के अंबार झुके हुए हैं और ग्रीनरी है, कोई हट्स हैं और अभी वो गरीब दरख्त है। एक मैंने बहुत ह्यूज चट्टान देखी, उसके ऊपर 2 दरख्त उगे हुए थे, उनमें मट्टी पड़ती रही और दरख्त उगे। वो लगता था कि कोई जापानीज लैंडस्केप किसी ने बनाई हुई है और वो जो है बॉन्साई दरख्त उगे हुए हैं, हालांकि वो दरख्त पूरे फुल साइज। इस किस्म की हैरतें वहाँ पे आपके मुंतज़िर होती। और वो तीनों ही जगह, तीनों ही जो आप कह लें चरागाहें जो हैं, बल्कि मुझे याद है कि हमारे साथ शमशाल का एक पोर्टर था या गाइड था, उसने हिरामोश वालों को कहा, उसने कहा था कि अगर हमारे पास इन जैसी एक भी चरागाह होती तो हम दुनिया भर के टूरिस्टों को पागल कर देते उसको लेकर। और वो 3 चरागाहें जो है अब भी, क्योंकि पहले तो कोई जाता नहीं था हिरामोश। अच्छा, मेरे जाने का फ़ायदा या नुकसान ये है कि अब लोग जा रहे हैं वहाँ। लम्स की भी एक टीम गई, शायद और भी लोग जा रहे हैं वहाँ से। वो आती रहती इतला कि अब लोगों ने आना शुरू कर दिया है, तो वो काफ़ी लोग जा रहे हैं और उनको जाना चाहिए। और अगर जीप वहाँ तक पहुँच गई कोतवाल विलेज तक, और अल्लाह करे कि वो ना पहुँचे, क्योंकि उसका हाल भी फिर कागान जैसा होगा। आप जानते हैं कि जहाँ भी आसानी हो जाती है सड़क पर, कैन यू इमेजिन कि एक साहब है वो एक 4 व्हीलर झील क्रोम्बर तक ले गए हैं और उसके दरमियान में खड़े होकर फ़ोटो करा दी। लानत अभी आप दुनिया के हसीन तरीन अजूबे को, उसमें आप अपनी लैंड रोवर खड़े कर, वो लैंड रोवर बांध लेंगे उसमें। तो इस किस्म की जो है जो जराइम है ये नहीं होने चाहिए। तो बहरहाल मेरी यही ख्वाहिश है कि वहाँ तक जीप वगैरह ना जाए। ये जितना सफ़र है जिसमें सकत है वो करके जाए और वो देखे कि वहाँ पे क्या है। एक और चीज़ जिसने मुझे मुतासर किया कि वो ये था कि भाई बहुत सारे नौजवान मुझे मिलने आए और वो मैं हैरतज़दा भी हुआ कि इतनी अच्छी तरह किस तरह मुझे जानते हैं। उनमें से कुछ ने मेरी किताबें पढ़ी हुई हैं, टेलीविज़न वगैरह वगैरह।
मालूम हुआ कि वो सारे के सारे कराची में पढ़ते हैं और छुट्टियों पे आए हुए हैं वापस। और यकीन जानिए कि 10-12 जो नौजवान थे, कोई इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था, कोई लॉ की कर रहा था, कोई डॉक्टर था। तो आई फील कि ये जनरेशन है खामोशियन की, वो जब आगे बागडोर संभालेगी तो वो उसको सही तरह तरतीब देगी, उस वैली को जितना वो डिज़र्व करती है, उसको वो सब कुछ मिला नहीं। हिरामोश के ये जो तालीम याफ्ता नौजवान थे, इन्हीं से हमारी उम्मीदें हैं कि ये माहौलियात के हवाले से और हिरामोश को बचा लें, उसके दरख्तों को बचा लें, उसके जंगलात को बचा लें। और दूसरा सर, जो आपने शमशाल के पोर्टर्स के हवाले से जिक्र किया है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इस पूरे ट्रैक में शमशाल के जो वो गाइड थे और उनके साथ जो उनके पोर्टर थे, उन्होंने 1-2 पोर्टर्स की ड्यूटी जो थी वो हमारे ग्रुप के पीछे लगाई हुई थी कि वो मतलब हमारे पीछे पीछे चलते थे। और हम में से अगर कोई गफलत की वजह से कोई एक रैपर या कोई चीज़ फेंकता था तो उनका सिर्फ ये काम था कि वो वहाँ से अपनी जेब में डाल लें, ताकि ट्रैक के ऊपर, हालांकि अगर आप उस हिसाब से देखें ये 3 दिन का इतना तवील ट्रैक था, पहाड़ों के ऊपर अगर किसी ने रैपर फेंक दिया है तो किसी को क्या मालूम है। लेकिन शिमशाली जो है उनकी इतनी ज़बरदस्त तरबियत है और ये मुझे इसने बड़ा मुतासिर किया। और ये जो हिरामोश की तालीम याफ्ता नौजवान है उनसे भी हम यही उम्मीद रखते हैं। तार साहब, हमारी आखिरी डेस्टिनेशन, एक तो वो जो गाँव था वो जो बिल्कुल आखिर पे झील के पार, वो गाँव तो मतलब चिपक के रह गया है मेरे उसमें। वो एक अजीब इमेज है उस गांव का, पीछे वो वर्टिकल बर्फ़ें हैं और वो कमाल था। झील जो थी उसने आपको मायूस तो नहीं किया? मतलब वो झील क्योंकि हमारे अल्टीमेटली एक डेस्टिनेशन थी, और क्या झील वाकई इतनी खूबसूरत थी कोतवाल की जितनी मतलब आपके ज़हन में पहले से आपने तख़य्युल में जो भी उसकी शक्ल बनाई हुई थी उस पर पूरी उतरी वो झील? एक्चुअली थोड़ी सी फिर हमने फैंटेसी मिला ली, मतलब ख्वाब देख लिए कि झील बहुत खूबसूरत है। बुनियादी तौर पे क्योंकि बहुत सा तज़किरा कि जी झील तक जाना है और झील जो एक मरकज़ी कि जी मंजिल हमारी वो है, तो वो बहुत नॉर्मल सी आम सी पानी का ज़ख़ीरा। तो पानी के ज़ख़ीरे और झील में फ़र्क होता जी ठीक। पानी के ज़ख़ीरे का कोई किरदार नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती, बस पानी होता है। झील की अपनी एक नज़ाकत और ख़ूबसूरती होती है, जिस तरह एक खूबसूरत खातून के नैन नक्श जो होते हैं वो उसको डिपिक्ट करते हैं, इसी तरह झील के होते। तो वो उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन एक बात का मैं तज़किरा करना चाहूँगा जी जी कि वो सरे शाम, क्योंकि हमने शायद अगले दिन आ जाना था, टेंट वेंट लग गए, जी जी, तो उन्होंने कहा कि जी इसके झील का जो टीला है इसके पार क्या है। तो हम वो पार उतरे, वहाँ एक छोटी सी नदी थी और झुटपुटे का जिसे कहते हैं ना आप लोग, वो वक्त था, नीम अंधेरा सा था और एक जंगल था अजीब वो गरीब दरख्तों वाला, जिस तरह ये जादू की फिल्मों में जंगल नहीं दिखाए जाते, वो जो मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही था, उनमें जान होती है, वो इस किस्म का जंगल था बिल्कुल। और वो छोटी सी जो नदी थी, छोटी सी नदी थी, उसके ऊपर काई से जमे हुए थे, उसमें पौधे थे, यानी वो पौधे जो थे और फूल थे येलो रंग के, वो कहीं उनकी जड़ें नहीं थी, ना वो जमीन में थे, ना उनकी जड़ें पानी के अंदर कहीं थी। वो पानी के ऊपर एक अपना काई सी बना के उसमें से खुराक हासिल कर रहे थे, तो और वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते थे जैसे कालीन नहीं होता और कालीन में हरकत है। तो वो दैट वाज, आई एम श्योर कि वो उसमें कोई चक्कर था सैरंगेजी का, कुछ ना कुछ जादू था, मुझे याद है। तो उसके पास जब हम गए तो बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन मैंने आखिरी जो गांव देखा, जाना हमें वहाँ चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। और वो एक ऐसे ही फ्लैट सी जगह थी, कोई दरख्त वगैरह थे और यूं करके टीले थे और टीलों के ऊपर वो गांव था। शाम थी और शाम में वैसे भी कोई क्लैरिटी नहीं होती और उसमें वसवसे और तिलिस्म और फैंटेसीज सारे मिलके कुछ और ही चीज़ तख्लीक कर देते हैं कि जो कि वो सच कुछ होती नहीं है। वो चीज़ जो थी वो हमारे सामने इस तरह ही तख्लीक हुई कि वो एक गाँव है और टीले हैं और धुंध है जी, और हल्की बारिश है और उसके पीछे इस तरह वो दीवार है एक बर्फ की, ह्यूज, बिल्कुल बिल्कुल बैकड्रॉप, और वो खदशा होता है कि ये गांव के ऊपर गिर पड़ेगी। आई एम श्योर कि वो दूर होगी, लेकिन वो जो फासला था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उस गांव तक जा सकूं। डॉक्टर एहसन वहाँ जा चुके हैं क्योंकि डॉक्टर एहसन ने हिरामोश पास जो है उसको अबूर किया हुआ। तो बात और ये है कि भाई इट वॉज ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस
और बस यही दुख है कि शायद मैं दोबारा वहाँ जा ना सकूं, शायद मैं दोबारा कहीं भी पहाड़ों में ट्रैक पे ना जा सकूं, अनटिल एंड अनलेस कोई मतलब लेटेस्ट कोई टेक्निक ऐसी आ गई जिसमें एक छोटा सा हेलीकॉप्टर मेरे साइज का बन जाए और मैं बिल्कुल सदा के साथ लग के वहाँ परवाज करता फिर पहाड़ों में। अदरवाइज तो जो सकत का मामला है वो अब ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं ना कि फैज साहब ने कहा था कि ख़त्म हुई बारिश संग। नाजरीन, बात यह है कि जो हिरामोश है वो अगर आप देखें तो खूबसूरत तरीन पाकिस्तान में जगह कहलाई जा सकती है, हिरामोश की जो वादी है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि तार साहब की ये जो किताब है, इसका जब हम जिक्र करते हैं तार साहब के साथ, तो इसकी जो फुटेज है, इसकी जो वीडियो फुटेज है वो हमारे पास मौजूद थी। तो बहुत हद तक आपने देखा कि तार साहब जो बात कर रहे थे हिरामोश के हवाले से, तो उसका एक एविडेंस के तौर पे फुटेज भी साथ साथ हमने चलाते रहे ताकि आपको आइडिया हो कि वो जो तार साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। हिरामोश को बचाना कैसे है, उसके जंगलात को कैसे बचाना है, उसके माहौलियात को कैसे बचाना है, ये हिरामोश के नौजवान तबका जाने, वहाँ के सियासतदान, वहाँ का जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सरगर्म कारकुन हैं, ये उनका काम है और ये उनकी इखलाकी ज़िम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि हिरामोश के नौजवान और गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है, जो जिनका ताल्लुक माहौलियात के हवाले से है, वो यकीनन हिरामोश की जंगलात को और उनके दरख्तों को बचाएंगे और वहाँ की माहौलियात को बचाएंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। ये राजा की बातें, ये मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से, तूने सीखा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कराची में हीट वेव के हवाले से। तो कराची में दूसरे रोज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों ने गर्मी देखकर सीयू का रुख कर लिया। लेकिन शाम होते ही अमूमन कराची में वैसे गर्मी का जोर टूट जाता है, लेकिन हीट वेव के हवाले से अगर कहा जाए तो शहर कायद में हमने पिछले कई सालों में देखा है कि हीट वेव की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं और बार बार कहा जाता है कि इस जो हीट वेव आती है इसमें आपको एहतियात की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, वो सी ब्रीज बंद हो जाती है, उस वजह से ही मसला होता है। लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी, अभी तो गर्मी शुरू हुई है और इतनी गर्मी हो रही है, तो आगे ये मामला कहाँ तक जाएगा। इस वक्त हमें डॉक्टर खालिद मलिक ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं और डीजी मेट भी हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि इस पे कराची वालों को क्या कोई अच्छी खबर दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले भी आपसे बात हुई थी और आपने हमें बताया था 2-3 रोज का जो स्पेल था, क्या ये भी एक आर्जी स्पेल है या फिर आपको लगता है कि आगे चलेगा, क्योंकि कराची में तो बिजली के भी काफ़ी मसाइल हैं, तो कैसे इस सूरत हाल से निपटा जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप मौसम के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। बस ये एक नॉर्मल सी थोड़ी सी टेम्परेचर राइज किया था क्योंकि सी ब्रीज जो है वो थोड़ा कट ऑफ हो गई थी। कल से सी हो चुकी है और उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे कल 41 को उसने क्रॉस किया था, आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो 40 क्या वो 36-37 पे मैक्सिमम रहेगा और आने वाले दिनों में इसी तरह टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप ही रहेगा, वो नॉर्मल की साइड पे रहेंगे। अब और ऐसे आने वाले 2-1 वीक तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि दोबारा जो है वो टेम्परेचर राइज करेगा, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज पे डिफरेंट वेदर सिस्टम जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो काफी हद तक कराची और सिंध के वो नॉर्मल साइड पे चलेंगे। डॉक्टर साहब, साथ साथ शहरियों को एहतियात के हवाले से भी बताइएगा कि क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जिस तरह से हमने इंट्रो में भी कहा कि पहले भी जब कराची में हीट वेव का मामला होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की तलकीन की जाती है। इस बार आप क्या कहेंगे मैसेज पब्लिक को? जब हीट वेव होती है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो हाइड्रेशन शुरू हो जाती है, उसकी वजह से आप अगर डायरेक्ट सन रेज में रहें तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपके जिसमें पानी की कमी की वजह से कोई भी जो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। डायरेक्ट सन रेडिएशन से बचें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पिएं और कोशिश करें कि आप अपने सर को ढांप के बाहर निकलें, डायरेक्ट सन रेडिएशन से आप बचें। यही एहतियाती तदाबीर है और इस पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। बस थोड़ा सा लोग जो है ना वो इसको भूल जाते हैं और वो डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें अच्छे खासे प्रॉब्लम्स जो है फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि ये टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ है लेकिन इसका जोर टूट जाएगा, लेकिन टूटने के बाद भी जब ये टेम्परेचर नीचे आएगा तो क्या हम उसको शदीद गर्म मौसम ही कहेंगे डॉक्टर साहब? यानी कि इतनी नहीं होगी लेकिन गर्म ही रहेगा, या कराची जैसा खुशगवार जैसा कराची में हुआ करता था कभी वैसा मौसम मिलेगा आने वाले दिनों में? नहीं, इंशाल्लाह ये जो नॉर्मल खुशगवार कराची का मौसम होता है ये हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली कराची में 2 चीजें हैं। दिन को आपको टेम्परेचर ज्यादा लगता है और जब सी ब्रीज चलती है तो टेम्परेचर जो है वो मुतदिल हो जाता है। सेम वही से
कि जब हीट वेव में क्योंकि वो सी ब्रीज कट ऑफ हो जाती है तो आपको रेगुलर 24 आवर जो है वो टेम्परेचर जो है तंग कर रहा होता है। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दिन को थोड़ा सा गर्म होगा, जो नॉर्मल जितनी कराची में गर्मी पड़ती है, लेकिन शाम उनकी अच्छी हो जाए करेगी। ठीक है, और कराची उन शहरों में से है जहाँ पे अर्बन फॉरेस्टिंग का कॉन्सेप्ट तकरीबन खत्म ही होकर रह गया। कराची में डिफेंस जैसे अच्छे एरियाज के अंदर भी और जो नॉर्मल ज़्यादा पॉपुलेटेड क्राउडेड एरियाज भी हैं नॉर्थ वगैरह के, उसमें भी दरख्त तो देखने को नहीं मिलते। इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, ये जो मौसम की वेव्स इस तरह की बन जाती हैं? देखिए, आपके दरख्त जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके वेदर सिस्टम को जनरेट करने में और उस टेम्परेचर्स को एक खास जगह रखने में। जहाँ पे भी ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं या जो डेवलप्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे प्लांट्स की कमी होती है, वहाँ पे इस किस्म के करती है। अब हीट वेव आने की ज्यादा जो आने वाले दिनों में ज्यादा हीट वेव महसूस हो रही है, उसकी मेन रीजन यही है कि आपके पास की कमी है और उसकी वजह से टेम्परेचर राइज करता है। अगर वहाँ पे हो तो उम्मीद है कि हीट वेव में काफी हद तक कमी वाकई हो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद। डीजी मेट और कराची में जो हीट वेव है उसकी सिचुएशन से आगाह कर रहे थे कि गर्मी का जोर टूट जाएगा, बेहतर हो जाएगा। वालों आपने घबराना नहीं है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को ना घबराने की जरूरत है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं कुछ मुल्की मईशत की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, इस हवाले से कुछ हौसला अफजा खबरें तो सामने आ रही हैं और गवर्नमेंट मुसलसल दावा भी कर रही है कि जो माशी शारी हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, अदाद शुमार बेहतर हो रहे हैं। डॉलर की जो अगर हम बात करें कीमत के हवाले से तो डॉलर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। और अब अमरीकी इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट ने गवर्नमेंट के दावे की तौसीक कर दी है। पाकिस्तानी मशरक़ की बेहतरी की पेशगोई की गई है और कहा गया है कि अगर पॉलिसियों में तसलसल रहा तो पाकिस्तान 2040 तक दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत बन सकता है। लेकिन ये बहुत लंबा अरसा है और पॉलिसियों में, अगर इसमें जो एक लफ्ज़ था ना, अगर पॉलिसियों में तसलसल रहा तो पिछले 72-73 सालों में नहीं रहा। इसी वजह से हम सफ़र करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 से 40 के दौरान जो इक़्तिसादी सरगर्मी है उसका रुझान एशिया की तरफ रहेगा। और ये भी रिपोर्ट कहती है कि जहाँ पे अमूमी तौर पे आबादी ज़्यादा होगी वही इकोनॉमिक सेंट्रिक ममालिक रहेंगे। ज़ैनुल आबिदीन साहब ने स्टोरी फाइल की, उन्हीं से ज़रा पूछते हैं कि वो इसको खुद टेक्निकली कितना काबिल अमल देखते हैं और टेक्निकली वो इसको देख रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। ज़ैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूँ, कल की कुछ स्टैट्स मेरे सामने हैं जो हमारे एक्सप्रेस में छपे इदारे शुमारियात की जानिब से आपने भी देखे होंगे, जिसमें महंगाई 18.43% तक पहुंच गई है और 18 अशिया मजीद महंगी हुई, जिसमें सिर्फ हम अगर चिकन की बात कर लें तो 354 रुपए तक चिकन का रेट पहुंच गया। और रमज़ान आने ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं। इवन कल में अगर आपको बात करूँ तो जो फ्रूट्स हैं वो मैं अगर कहूँ कि 100% महंगे हो चुके हैं तो गलत नहीं होगा। 100 वाला 200 रुपए का हो चुका हुआ है। ओवरऑल इस स्टोरी को देखते हुए इसकी सिग्निफिकेंस आप आज की पॉलिसियों से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं कि आज की पॉलिसीज 2040 तक रहें तो रंग ले आएंगी, कैसे इसको एनालिसिस करेंगे आप? इमरान, असल में देखें, आज की जो पॉलिसीज़ हैं ऑब्वियसली ये इनका असर आप पे फ्यूचर पे आपके उसका असर पड़ता है। अब आप देख लें, रमज़ान जैसे ही आते हैं हर साल तो महंगाई में एक होशरुबा इजाफा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस स्टोरी में जो मैंने बनाई थी इसमें पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी मुस्बित पहलुओं को जो है वो फोकस किया गया है और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें इसमें बताई गई हैं। ठीक है। अच्छा जैन, जिस तरह से आपने कहा कि बेहतरी की जानिब जा रही है और गवर्नमेंट बार बार ये दावा भी करती है कि माशी शारियाँ बेहतर हो रही है, लेकिन वही बात हम करते हैं कि मैक्रो लेवल पे तो हो रही है लेकिन माइक्रो लेवल पर पब्लिक तक इसका जो कह लें अफादियत उसकी नहीं पहुंच पा रही है, उसके असरात नहीं पहुंच पा रहे। उस हवाले से हम एनालिसिस चाह रहे हैं आपका स्टोरी के रिगार्ड में। देखिए मतलब कोई भी पॉलिसीज होती हैं तो देखें उसके ओवरनाइट नताइज नहीं निकलते, उसको टाइम लगता है। माजी में हमारे मुल्क में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ इस तरह की रही कि हम बहुत बैरूनी कर्जों पे हम डिपेंडेंट रहे। आज अगर आप अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त
लेकर चलेंगे तो इसके जैन, हम अगर इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि मुकम्मल स्टोरी ओबियसली बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए ये रिपोर्ट किन बुनियादों पे किस किस्म की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये रिपोर्ट फॉर्म की गई है, क्योंकि इकोनॉमी तो सारा नंबर्स का खेल होता है और समझ आ रही होती है कि अगर इस शोबे के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है या इतना इसको तवज्जो दी जा रही है तो इसके ये रिजल्ट सामने आएंगे। चाहे जाए कि कोई कुदरती आफत ना आ जाए जैसे कोरोना आ गया तो रिजल्ट तकरीबन सेम ही आते हैं। तो ये रिपोर्ट एक्चुअली क्या कह रही है, देखने वालों को बताइए। देखिए, ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के मातहत इदारा, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के मातहत इदारा काम करता है और ये हर 4 साल के बाद रिलीज की जाती है। ये बेसिकली तमाम जो दुनिया के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक तरह से एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि आगे आने वाले 20 सालों में दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। इसका ताल्लुक सिर्फ इकोनॉमी से नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने फोकस अपनी खबर में इकोनॉमी में किया है तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जैसे बताया गया कि पाकिस्तान इस वक्त जो कि 39th बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, ये 23वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। और लेकिन इसका ताल्लुक इस बात से है कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें तसलसल। जी बिल्कुल, ठीक है। और जैन बहुत शुक्रिया, अच्छी स्टोरी है, अच्छा है, कभी कभी पॉजिटिव खबरें भी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं। लाइक व्हेन इट्स ऑन 18.43 पे महंगाई है और इस वक्त हम टोटल रिलाई करें बजाय इसके कि एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करते, एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते, हम टोटल रिलाई करें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, चूँकि उससे 40 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम 2 दफ़ा एमनेस्टी स्कीम भी दे चुके हैं, बल्कि आई थिंक 3 बार दे चुके हैं। एक दफ़ा नून लीग ने दी थी और 3 दफ़ा एमनेस्टी स्कीम भी लेके आ चुके हैं, जिससे हमारे ऊपर IMF का और प्रेशर बढ़ गया है। ऑटोनमस करने जा रहे हैं हम अपने स्टेट बैंक को। दूसरी जानिब हमारा जो सर्कुलर डेट है वो तारीख की सबसे बड़ी सतह पे है। बहुत सारे मसाइल हैं, तो क्या इन पॉलिसीज़ के साथ और जिस तरह की टैक्स कलेक्शन की जानिब हमारे अमला हसन रवैये हैं, हम टैक्स डायरेक्टली नहीं लेते लोगों से और पेट्रोल और चीनी वगैरह के जरिए और दीगर चीज़ों के जरिए लेते हैं, तो कैसे इन पॉलिसीज़ की हम रिजल्ट्स लेंगे। बट जैन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयरिंग। सुबह ना आपने इतनी जो कह रहे इकोनॉमी पे आप ना छेड़ा करें ना, फिर मुझे इतनी ड्राइव इतने दिनों बाद आई अच्छी खबर। कहां से? अब अच्छी खबर, हम क्रिकेट की बात करेंगे। लाइटर पहले सेब इतने, केले सब महंगे हो गए रमजान के अंदर, वैसे सस्ता खेल बाजार की बात करेंगे। अच्छा, खेल की बात करें, आप करें, शुरू करें। अच्छी खबर चाहिए थी, तो अच्छी खबर ये है कि हम पहले वनडे सीरीज जीते और फिर अब हम एक T20 जीते और दूसरा आज होने जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 4 T20 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच कहा जाए तो जोहानिसबर्ग में खेला गया और इसमें पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी और आज दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच में जी हम जीत गए थे, अब पता नहीं क्या होगा। स्लो ओवर रेट के बायस जनूबी अफ्रीका पे आपको पता है जुर्माना भी आयद किया गया था, ये अच्छी बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के तर्जुमान के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने गलती का एतराफ़ किया था और इस फैसले को कबूल किया उन्होंने, जो उन पर जुर्माना किया गया। तर्जुमान के मुताबिक तमाम खिलाड़ियों पर मैच का जो मैच फीस है उसका 20% जुर्माना आयद किया गया और इसकी बुनियादी वजह जनूबी अफ्रीका ने मुकर्रा ओवर में मुकर्रा वक्त के अंदर जो है 1 ओवर कम कराया था। सो स्लो ओवर रेट का ये टीम शिकार हुई। दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर ये है, ये अच्छी खबर है, ये अच्छी है कि पाकिस्तान, अच्छा आप बताते चले, पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बाकी रह जाने वाले जो मैचेस हैं उनका स्केड्यूल तैयार कर लिया गया है। मैचेस से कवर खिलाड़ियों को 7 रोज का क्वारंटीन करना होगा। 22 मई से 28 मई तक खिलाड़ियों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। फिर 3 रोज ट्रेनिंग के बाद 1 जून से मैचेस का आगाज होगा। इस बार बायोसिक्योर बबल के लिए PCB ने गैर मुल्की तजर्बाकार कंपनी की खिदमत हासिल की। मेंशन करते चले जाए क्योंकि हमने जो बाद में देखी थी अपने PSL में, ज्यादातर जो मैचेस हैं वो सिंगल हेडर्स भी होंगे और पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ये मैच होगा। उनको पता है वैसे मैचेस सारे कराची में होंगे और आखिरी मैच 20 जून को खेला जाएगा। ये भी ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर सुपर लीग के 6ठे एडिशन के मैचेस मुलतवी कर दिए गए थे और कोई शायकीन का कसूर नहीं था। मिर्जा साहब, मिर्जा इकबाल बेगम, मिर्जा साहब अच्छी, he must be waiting for you since long. अच्छा मिर्जा साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको भी वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप और इमरान ठीक होंगे बिल्कुल। थैंक यू मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, अच्छी खबर हमने सुबह सुबह दी है। अब आप भी जरा इतनी मुस्कुराती और आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। इसी अच्छी शर्ट के साथ, अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अच्छी खबर सुनाएं। शर्ट से तो ब्राजीलियन फील आ रही है। आज अरमला ने पहले से तय कर लिया कि मैं कोई ऐसा सवाल ना करूं इनसे, ताकि जरूरत के वक्त ये परेशान मैंने ना एक स्ट्रैटेजी सीख ली है। ये मैं जब जब आपसे लाइव पेपर लूंगी, मैं इसी स्ट्रैटेजी पे रहूंगी। क्योंकि ये अभी जोहानिसबर्ग भूल गई थी, फिर इमरान ने बता दिया कि जोहानिसबर्ग में पहला T20 खेला गया। लेकिन आप मुझे कभी माफी नहीं देंगे, मुझे पता है। He's the most keen viewer of एक्सप्रेसो। अच्छा मिर्जा साहब, कैसा हो रहा है आज का? कल हम सही खेले, मतलब पहला मैच सही खेले, हम मुतमईन है आप उससे? देखिए, एक ऐसी टीम जिसके 5 खिलाड़ी तो आईपीएल खेलने चले गए, 2 खिलाड़ी अनफिट हो गए, राशि वैन डूसन, उसके अलावा कप्तान बाबूमा, उसके बावजूद वो आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट तक गेंद तक मैच को लेकर गए। और इनएक्सपीरियंस टीम थी, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन लम्हे फिक्रिया है कि साउथ अफ्रीका की एक ना तजुर्बाकार टीम, जिसमें 3 खिलाड़ी पहली मर्तबा अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे थे, वो हमारे खिलाफ पहले 188 रन बनाने में कामयाब हुई, और फिर उसके बाद सेकंड लास्ट ओवर में हमने जो सेकंड लास्ट बॉल पर हमने जो है कामयाबी हासिल 4 विकेटों से सिर्फ की। तो अब पाकिस्तान के लिए सोचने की बात हो, जी हाँ 4 विकेटों से अब सोचने की बात है। आज सेकंड T20 है, पाकिस्तान टीम कहीं बेहतर है साउथ अफ्रीकन टीम से, ऑन पेपर भी और तजुर्बे की बुनियाद पर भी। तो मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान को एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ उतरना चाहिए और पाकिस्तान कैन विन दिस सीरीज। सब एक फील नहीं जाती, बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर आपसे पूछ रहा हूं, एक फील अंदर से नहीं जाती, वो फील ऑफ फियर है। जैसे आपको पता है कि एक टाइम पे जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलता था, इवन आजकल जैसे इंडिया खेलता है, एक टाइम पे साउथ अफ्रीका भी, मैं कह सकता हूं कि ऐसे लगता था कि प्लान गेम हो रही है, एक टीम कैलकुलेट करके आई है कि इतना करेंगे, इतना चेस करेंगे और इस तरीके से करेंगे। हमारे अंदर आज तक वो कैलकुलेशन वाली फील नहीं आती। ऐसे लगता है कि हम तुक्के पे, जैसे पंजाबी में कहते हैं, हाँ मतलब जीत गए तो जीत गए, ना जीते तो ना जीते। और इस पे हमारे क्रिकेट बोर्ड का या हमारे जो कोचिंग स्टाफ है, जो पूरी खेप है, उसकी कोई वर्किंग भी नजर नहीं आती। T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आप मुत्तफिक हैं मेरी इस बात से? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट इमरान, और ये प्लानिंग होनी चाहिए। हम बस डे टू डे बेसिस पर, जिसे कहते हैं ना, बाल जगह पर डे टू डे बेसिस पर अफेयर्स चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही है, प्लानिंग की हमारे यहाँ कमी है। और हमारी टीम ऐसी टीम है जो शायकीन क्रिकेट को, चाहने वालों को इतना टेंशन देती है कि लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। कभी तो पाकिस्तानी टीम ऐसा जीतती है कि आप बस, और फिर कभी हम ऐसा टेंशन देते हैं हमें किसी की हद नहीं। और इससे मुझे लगता है कि मिसबा और वकार भी, मुझे लग रहा है कि ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए होंगे, क्योंकि जब आप ड्रेसिंग रूम की तरफ कैमरा जाता है, उनके चेहरों के तासुरात देखें, रिपोर्ट भी बड़े टूटते हैं, ये भी मामला रहता है। ये टीवी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ज्यादा बिकते हैं टीवी हमारे। बिल्कुल, लेकिन अब ये कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को प्लानिंग के साथ उतरना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले तो मिकी आर्थर को हटाकर एक इनएक्सपीरियंस मिसबाह उल हक को हेड कोच बनाया। लोगों ने बड़ी तनकीद की, लोग कह रहे थे उसे चीफ सेलेक्टर बना देते, वो ज्यादा बेहतर था। वो आदमी जो लास्ट सीजन तक खेल रहा था, उसको एकदम से बुलाकर आपने हेड कोच बना दिया, जिसका कोई तजुर्बा नहीं था। तो हम तो तजर्बात करते रहते हैं। अभी आप PSL का बात कर रहे थे, सिर्फ एक ही आदमी जो है छुरी के नीचे आया, डॉक्टर सुहेल सलीम, मेडिकल पैनल के जो सरबराह थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और नया पैनल बनाया जा रहा है। बाकी सब आजाद हो गए। और अब अरमला बिल्कुल सही कह रही थी कि अब इन्होंने गैर मुल्की कंपनी की खिदमात ली है, तो भाई पहले क्यों नहीं ली थी? जब हमारे सर से पानी गुजर जाता है तब हमें एहसास। बात है ना कि आपके पास इतना सारा सेटअप है, आप भी इतने लोग हायर करते हैं, आपका इतना बड़ा एक सेटअप है, उसमें भी आपको गैर मुल्की कंपनी की खिदमात लेनी है, तो फिर आप अपनी इन हाउस जो टीम है उसको ना रखें। वो इन हाउस टीम जो थी इनकी इनकॉम्पिटेंट थी। हाँ। और इन्होंने देख लिया कि वो जो नतायज आए कि जिस तरह से कोविड के केसेस तेजी से फैले, ना इन्होंने कोई पूरा होटल बुक किया और ना इन्होंने कोई SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया। तो मैं समझता हूँ कि आदमी, ये लोग जागते हैं, सोने एकदम से जाग जाते हैं, सोते रहते हैं, फिर एकदम से जाग जाते हैं। समझ नहीं आती, हमें कोचेस भी बाहर के चाहिए, हमें PSL की ओपनिंग तुर्की में करवानी है, यहाँ पे हम नहीं करवा सकते। प्रोडक्शन के लिए हमें बाहर की प्रोडक्शन टीम चाहिए, हेल्थ के लिए हमें बायोस्क्योर बबल के लिए बाहर की टीम चाहिए, और इंपोर्ट करना पड़ता है हमें CO PCB का भी। तो हमारा अपना क्या है सर, सब कुछ एडॉक पे है। फिर इसका मतलब है इंडियन जो ट्विटर के ऊपर किट लगा रहे थे PCB की, वो हम तो इंडोर्स कर देते हैं अपनी हरकतों से उसको।
ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। आप ये भूल गए कि हमारा चेयरमैन भी बाहर का है, एहसान मानी साहब, माशाल्लाह से वो ब्रिटिश नेशनल है। तो अब हमारे पास सारी चीजें बाहर की हो जाएंगी। फिर हमारे जो कोचेज आए हुए हैं इमरान, वो चाहे वो सकलैन मुश्ताक हो, उनकी भी ब्रिटिश नेशनलिटी है, चाहे अतीकुल जमा हो, नदीम खान हो, सारे ही गैर मुल्की हैं। तो लगता यही है कि पाकिस्तान में लोग खत्म हो गए और हमारी नजरे करम जो है गैर मुल्कियों पर ज्यादा है। बहरहाल चलें, जो बेस्ट इस वक्त अमल है वो ये है कि दोबारा से जोश जगाएंगे इंशाल्लाह। बात होती रहेगी PSL जब आएगा, उससे पहले भी और उसके बाद भी मेरे साहब, और इंशाल्लाह इसको हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। क्या बात कर रहे थे, और PSL का छठा एडिशन दोबारा से शुरू हो रहा है, इस पर बात कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको चरगा खिलाएंगे। तो एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मैंने पाकिस्तानी खाना बहुत मिस किया। आज फरियाल राना से फरमाइश पे मैं 18 मसालों वाला चरगा खाने वाली हूँ। आप भी खाएं वो, चलिए देखते हैं देसी फूड। नाजरीन, अंदरून शहर लाहौर खानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और शाम होते ही लाहौर में खाने का काम अरूज पर पहुंच जाता है। आज मेरा भी दिल किया कि अंदरून शहर लाहौर जाकर कुछ मज़ेदार सा खाना खाया जाए। इसीलिए आज मैं आई हूँ रंग महल चौक में, जहाँ पर है हनीफ चरगा हाउस, जो कि 40 साल से ज़ायद अरसे से चरगा बना रहे हैं। इनके चरगा की खास बात क्या है वो भी इनसे जानते हैं, और ये किन मसाला जात से चरगा तैयार करते हैं, आए इन्हीं से पूछते हैं। नाजरीन, यहाँ के रश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके चरगे का टेस्ट कितना ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक कस्टमर मौजूद हैं जो कि टेक अवे करने आए हैं, क्योंकि डाइनिंग जो है वो कोरोना की वजह से बंद हुई है, तो लोग घरों में चरगा जो है ले जाते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप कितने अरसे से ये चरगा खा रहे हैं? मैं तकरीबन 40 साल से खा रहा हूँ। ऐसी क्या खास बात आपको लगती है? इनका टेस्ट जैसे शुरू से था वैसे ही अब भी है, और बहुत अच्छा टेस्ट है। पहले मैं इधर अंदरून शहर रहता था, अब मैं ज़रा दूर चला गया हूँ, तो उधर से टेक वे के लिए आया हूँ इनके लेने के लिए। आप कहाँ से हैं? मैं जौहर टाउन से आया हूँ। पहले हमारा नेटिव जो घर है वो यहीं पे वॉल सिटी में, और अब हम जौहर टाउन शिफ्ट हो गए हैं, तो जौहर टाउन से हम यहाँ पे इनका चरगा खाने आते हैं। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ से खाते हुए चरगा? हमें यहाँ से खाते हुए मेरे वालिद साहब के दौर से ही वही लेकर आते थे जब हम छोटे थे, तो अब चूँकि हम बड़े हो गए हैं तो अभी भी टेस्ट इनका डेवलप है, एज इट इज़ ही है। इनके चरगा में ऐसी क्या खास बात लगती है जो आप यहाँ चरगा खाने आए हैं? मैंने मुझे कोई 20 साल हो गए इनसे खाते हुए। मैं यहाँ का राशि हूँ रंग महल का ही। तो ख़ास बात ये है कि फर्स्ट ऑफ इनका जो जिसमें जो फ्राई करते हैं पीस, कभी गला ख़राब नहीं हुआ, आज तक ऐसी कंप्लेन नहीं आई। और मैं साथ और बताता चलूँ कि जो अंदरून शहर में जो खाने हैं ना, वो आप कहीं से भी खा लें आपको उसमें जायका मिलेगा। ख़ास तौर पर यह हनीफ चरगा की बात कर रहा हूँ। घर से खाना खाकर भी आए ना तो इनकी खुशबू इतना दिल भा जाती है कि दिल करता है कि हम यहाँ से खाए बिना बगैर गुजरे ही ना। आप कहाँ से आए हैं चरगा? मैं गड़ी शाह से आया हूँ। गड़ी शाहू से आए हैं। तो चरगे में ऐसी क्या खास बात लगती है जो आप गड़ी शाहू से इधर आए हैं चरगा खाने स्पेशली? जी उनका मसाला में बहुत टेस्टी लगता है, और ऊपर वो काली मिर्च जो वगैरह नींबू वगैरह उसकी गार्निश बहुत अच्छी करते हैं ये लोग, इस वजह से अच्छा लगता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर असगर हनीफ साहब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये काम आप कब से कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से। ये मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था, जिसे लेके हम अभी तक चल रहे हैं। आपके चरगे की रेसिपी क्या है और कौन से खास मसाला जात आप यूज़ करते हैं? इसमें तकरीबन कुछ 17-18 मसाले होते हैं, वो जो हम बाज़ार से लाते हैं, वो ला के फिर हम इसका वो पिसवा के तो फिर इसको दही में पेस्ट करके तो फिर हम इसे लगाते हैं। मुर्गी को मसाला लगाने के बाद आप कितनी देर रखते हैं इसको? तकरीबन 4 घंटे या 5 घंटे। आप ये काम कितने बजे शुरू करते हैं? दोपहर को 1 बजे से शुरू हो जाते हैं, 4-5 घंटे इसे फिर मसाला लगा के शाम को 5 बजे तक हम रेडी होके अपने इधर काउंटर पे आ जाते हैं। और ये काम रात कितने बजे तक चलता रहता है? रात को 3 बजे तक। आपके चरगे में ऐसी क्या खास बात है जो लोग यहाँ पर दूसरे इलाकों से चरगा लेने आते हैं? हम खुद मसाला लगाते हैं,
जिसकी वजह से कोई कुताही कमी वगैरह नहीं होने देते कि हम जो है ना वो फ्रेश लेकर आते हैं, उसी वक्त 4-5 घंटे के बाद हम लगा के दुकान पे शॉप पे ले आते हैं। और यही वजह है कि 40 साल पहले भी जो टेस्ट था हमारे वालिद साहब के होते, अभी भी वही टेस्ट है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और डाइनिंग बंद है और लोग आकर टेक अवे ही करते हैं बस, तो आपके कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ा है इसका, या कस्टमर कम आते हैं या पहले से ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं? काम में तो फ़र्क पड़ा है, मगर टेक वे वगैरह हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आस्ता आस्ता चल रहा है। चरगे के अलावा और क्या क्या देते हैं आप यहाँ पर? हमारे पास चरगे हैं, तिक्का बोटी है, तवा पीस है, सर्दियों में हमारे पास मछली भी होती है। ज़्यादातर जो गाहक की डिमांड है वो हमारी तिक्का बोटी की है। नाजरीन, कोरोना की वजह से कार डाइनिंग किया है मैंने, मेरे लिए चरगा आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये वाकई बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर यहाँ आए और आकर चरगा तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वर्चुअल खाना खा लिया, बहुत मजा आया। अब थोड़ी वॉक भी कर लें। वर्चुअली करें। वर्चुअल खाना खा के कौन सी वॉक होती है? खैर, वी बिलीव कि आपको चरगा अच्छा लगा होगा और लाहौरी खाने नो डाउट इन इट ज़बरदस्त हैं, जहाँ पे दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, लेकिन आप कराची के जो स्ट्रीट फूड है उसको किसी तौर पर भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये मानेगी नहीं, इस पर बात करते रहेंगे। आई होप यू लाइक द शो। खत्म हुआ चाहता है कल इंशाल्लाह। कल आपके लिए सरप्राइज भी एक्सप्रेस में कुछ बहुत खास करने वाले हैं। अभी हम इजाजत रमजान से पहले। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।